हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो है हमारे क्लास 12th के अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 2 की वीडियो नंबर 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिससे आपके 4 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले तो लेक्चर 1 जाकर देख लेना जिसमें हमने गुडविल की स्टार्टिंग करी थी और आज मैं आपको गुडविल के बारे में वो सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जिस पर बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर मैं पुराने लेक्चर का एक फटाफट आपको रिकैप दिखाऊं तो हमने देखो गुडविल में ये पढ़ा था 5 बातें थी। पहले तो गुडविल का मीनिंग क्या था, दूसरा हमने इसके फीचर्स के बारे में डिस्कशन करा था, तीसरा मैंने इसके आपके टाइप्स बताए थे, चौथा मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर सकते हैं और एक हमने ये भी बताया था कि गुडविल की वैल्यू निकालना क्यों ज़रूरी होता है जिसमें हमने 6 कंडीशंस आपको लिखवाई थी। चलो, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पुराना लेक्चर अच्छे से देखा होगा, नोट्स बनाए होंगे कॉन्सेप्ट रजिस्टर में और सारी बातें याद होंगी। फिर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में हमें गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है कि आखिर वैल्यू गुडविल की निकलेगी कैसे, जिसके मोटा मोटा 3 मेथड होते हैं। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पर तो डिस्कशन कर लिया था, उसका कॉन्सेप्ट हमने लिख लिया था, तो आज हम उसके आगे से अपने कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन शुरू करेंगे। आज मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है वो कंप्लीट कर दूं क्योंकि बहुत ही छोटा सा इसमें पोर्शन रहता है और नेक्स्ट लेक्चर जो रहने वाला है वो हमारा मेगा सेशन होगा। पूरे के पूरे 2 घंटे का लेक्चर होगा जिसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चन से सॉल्व, वो भी इन डेप्थ, यानी कि क्वेश्चन को अच्छे से तोड़ तोड़ कर ब्रेक डाउन करके पूरा सॉल्व करेंगे और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लेकिन उसको करने के लिए आज का लेक्चर इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हमें कॉन्सेप्ट्स अपने कंप्लीट करने ही करने हैं। चलो, तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर आप निकाल लो और अगर आपको याद हो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हम सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और एवरेज कैसे निकालना है इसका मैंने आपको एक डेमो दिया था। हम सिंपल एवरेज भी निकाल सकते हैं या हम वेटेड एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपने अच्छे से वहाँ तक रिवाइज कर लिया होगा। चलो, आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ जो हम प्रॉफिट की यहाँ पर बात करते हैं ये प्रॉफिट बेसिकली क्या है। तो बच्चा कहता है सर प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट तो मुझे पता है, पर नहीं। जब हम गुडविल के लिए प्रॉफिट की कैलकुलेशन लेते हैं तो पता है इस प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, इस प्रॉफिट को बोला जाता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। यानी कि सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं, गुडविल के लिए हम हमेशा एक ऐसे प्रॉफिट की बात करते हैं जिसको आप भविष्य में मेंटेन कर सकते हो, यानी कि जिसको एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि बिज़नेस का वो वाला प्रॉफिट जिसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट ना हो, जिसमें किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मल चीज़ ना हो, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो बिज़नेस में कभी कभी तो हो रही है पर रेगुलरली फ्यूचर में ना हो पाए। तो हम हमेशा ऐसा प्रॉफिट कंसिडर करते हैं गुडविल को निकालते समय जो पूरी तरह से रेगुलर हो, जो पूरी तरह से नॉर्मल हो, जो हम मान के चल सकें कि यार बिजनेस में ये प्रॉफिट तो हमें हो ही जाएगा, इसमें किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है। तो अब ये प्रॉफिट हम निकालेंगे कैसे, तो आज की हमारी हेडिंग ही ये बनती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट है। मैं पहले ही मेंशन कर देता हूँ, आप इस पर इंपॉर्टेंट लिख लो सबसे पहली बात, और एक आर का सिंबल बना लो। आर का सिंबल मैं कब कब बनवाता हूँ आपको पता ही होगा, जब हमें किसी भी चीज़ को रटना है। अब बच्चा कह सकता है सर मैं क्यों रटूं, मैं तो समझूंगा, समझना तो है ही है, लेकिन समझने के बावजूद भी रट पहले लेना ताकि एग्ज़ाम में फॉर्मूला भूलो ना। और एग्ज़ाम के लिए अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूला लर्न होना ही होना चाहिए कि हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम आज उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलो, तो आप मेरे साथ साथ लिखो। सबसे पहले लिखो गिवन प्रॉफिट। गिवन प्रॉफिट वो होता है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो मान लेते हैं हमें किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का एक प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन ये वो प्रॉफिट है जो हमारा पिछले साल या पिछले से पिछले साल या पिछले से पिछले से पिछले साल हो चुका है, यानी ये तो एक पुरानी बात है। अब हम गुडविल निकालने के लिए चाहते हैं एक ऐसा प्रॉफिट की फिगर लिया जाए जो भविष्य में मेंटेन हो सके, यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की हम बात करते हैं। तो इस प्रॉफिट में ऐसा समझ लो कि भाई ये तो एक मिलावटी प्रॉफिट है, इसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं
और हमें उन सारी अशुद्धियों को इसमें से हटाना है और इसको बिल्कुल शुद्ध प्रॉफिट बनाना है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को प्रॉफिट में ऐड बैक करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को घटाना पड़ता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले आपको वो बहुत सारी चीज़ें लिखवा देता हूँ जो हमें प्रॉफिट में ऐड बैक करनी होती हैं। तो पहले लिख लेते हैं, बाद में हम समझेंगे कि ये क्या है। देखो, हम किसी भी तरह का अगर हमारे बिजनेस में कोई भी पहले एबनॉर्मल लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस का मतलब जैसे मान लो आग लग गई, चोरी हो गई, इस तरह के लॉस एबनॉर्मल लॉस है ना, या आपने कोई एसेट बेचा उसमें नुकसान हो गया, मतलब देखो आपको ये सोचना है कोई ऐसा लॉस जो नॉर्मली बिजनेस में नहीं होता, उस तरह के किसी भी लॉस को हम प्रॉफिट में वापस ऐड बैक कर देते हैं, जो भी फिगर होगी। उसके बाद मान लो हमने अपने ओपनिंग स्टॉक को अगर ज़्यादा वैल्यू कर रखा था, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब देखो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, उसका एक रिलेशन आपको वैसे ही थोड़ा सा हल्का सा समझा देता हूँ। जैसे आपको याद हो बचपन में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, है ना, और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आप लिखते थे ओपनिंग स्टॉक। अब जितना ज़्यादा आप ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा लिखोगे उतना प्रॉफिट जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ऐसा इमेजिन करो कि ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट में एक इन्वर्स रिलेशन है कि ओपनिंग स्टॉक अगर ज़्यादा लिख रहे हो तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, या ओपनिंग स्टॉक कम लिखोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। अब मान लो हमसे एक गड़बड़ हो गई, ये गलती है, बेसिकली एक एरर है कि हमारे अकाउंटेंट ने गलती से ओपनिंग स्टॉक को ज़्यादा लिख लिया, तो हमारा प्रॉफिट गलती से कम आ गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर बार ये गलती ही होगी और हर बार प्रॉफिट कम आएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे को वो प्रॉफिट लेना है जो नॉर्मल बिजनेस में रहता। ये गलती अगर ना होती तो मेरा प्रॉफिट तो ज़्यादा आना चाहिए था, तो हम इसीलिए इस गलती के प्रभाव को प्रॉफिट में ऐड बैक कर देते हैं ताकि हम अपने सही प्रॉफिट का पता लगा सके। इसी तरह एक और गलती कभी कभी क्या हो जाती है, वो हो जाती है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हम क्लोजिंग स्टॉक को कभी कभी क्या कर देते हैं, कम वैल्यू कर देते हैं, तो इस वजह से भी प्रॉफिट कम हो जाता है, तो हम इसको ऐड बैक कर देते हैं। और लिखते हैं जैसे मान लो कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हमने कर रखा है। अब जैसे मान लो आपने पिछले साल कोई ऐसा खर्चा करा जो फ्यूचर में होगा ही नहीं, तो अब पिछले साल तो आपने कोई एक्सपेंस कर लिया जिस वजह से प्रॉफिट कम आ गए, लेकिन ये एक्सपेंस भविष्य में होगा ही नहीं, तो भविष्य में तो फिर प्रॉफिट थोड़े ज़्यादा आने चाहिए ना। तो हम हमेशा वो प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं जो भविष्य में मेंटेन हो सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फिर एक गलती बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कभी कभी हम किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को, जैसे मान लो आपने कोई मशीन खरीदी, कोई एसेट खरीदा, हम उसको ट्रीट कर लेते हैं एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, है ना। तो आपने उसको अपना एक एक्सपेंस समझ लिया, तो हमारे प्रॉफिट कम हो गए होंगे, तो हम इसको भी वापस से ऐड बैक कर देते हैं। एक चीज़ और आएगी, वो बाद में लिखेंगे, भी उसके लिए जगह छोड़ दो। तो मतलब इस तरह से हम कुछ चीज़ें प्रॉफिट में क्या करते हैं, ऐड बैक कर देते हैं। अब इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रॉफिट में मिलावट हैं, जिन्हें हम माइनस करते हैं। जैसे बहुत ही सिंपल है, अगर आप कॉमन सेंस भी थोड़ा सा लगाओगे, जैसे कोई भी एबनॉर्मल गेन हो गया, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमें कहीं से कोई लॉटरी की इनकम मिल गई, या हमने एसेट बेचा उसमें हमें प्रॉफिट हो गया। अब ये हर साल तो नहीं होगा, ये कोई प्रॉफिट या ये कोई गेन ऐसा तो नहीं है कि हम फ्यूचर में भी हर बार लॉटरी लगती रहेगी हमें। तो हम इस तरह के प्रॉफिट्स को मानते हैं कि ये फ्यूचर में नहीं होंगे, तो इन्हें हटा दो, इन्हें माइनस कर दो। इसी प्रकार से मान लो हमें कोई इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड, है ना, ऑन इन्वेस्टमेंट्स, या बस इंटरेस्ट रिसीव्ड ही लिख लो, चलो, है ना। तो जनरली हमें कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स पर इंटरेस्ट मिलता है, तो ये हमारा कोई नॉर्मल इनकम नहीं है, बिजनेस की मेन इनकम नहीं है, तो हम हटा देते हैं, है ना। इसी तरह मान लो कोई कभी कभी होता है मैनेजमेंट कॉस्ट, जैसे मान लो हमें कोई पार्टनर की रेम्यूनरेशन देनी है। अब हमें पता है कि फ्यूचर में हमें अपने पार्टनर्स को सैलरी देनी पड़ेगी, तो यार ये तो फिर प्रॉफिट कम हो जाएंगे हमारे फ्यूचर में, तो हम ये खर्चे को भी माइनस कर देते हैं। तो ये भी आप लिख लो मैनेजमेंट कॉस्ट। तो इस तरह से हम कुछ खर्चों को, कुछ चीज़ों को माइनस करते हैं। अच्छा, स्टॉक वाली भी, अब जैसे मान लो आपने ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर रखा था, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो आपके प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे होंगे, लेकिन ये गलती हर बार तो नहीं करेंगे ना हम।
तो हम इसको हटा देते हैं कि यार ये तो प्रॉफिट फालतू में ज़्यादा आ रहे थे, तो प्रॉफिट को कम करो। हमें वो प्रॉफिट लेना है जो हम फ्यूचर में मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह मान लो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हमने क्लोजिंग स्टॉक को अगर ज़्यादा ले रखा है तो इसका मतलब प्रॉफिट्स की वैल्यू भी ज़्यादा आ रही होगी, लेकिन फ्यूचर में थोड़ी ना हर बार यही गलती करेंगे और प्रॉफिट ज़्यादा आएंगे, तो हम इसको भी माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं। और इसी तरह मान लो ऊपर एक लिखा था उसको उल्टा कर देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मान लो कोई छोटा मोटा एक्सपेंस था और उसको हमने ट्रीट कर लिया, ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसको हमने कोई अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर एक एसेट की तरह समझ लिया, तो ये भी एक ऐसा मतलब हमने गलती कर दी कि प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे होंगे। तो ये सब गलतियाँ होती हैं, एरर्स होते हैं, लेकिन ये एरर्स हम हर बार थोड़ी ना करेंगे, हर बार थोड़ी ना प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। तो हम ये गलतियों को हटा देते हैं और हम मान के चलते हैं ये गलतियाँ फ्यूचर में नहीं होंगी, तो हमको तो वही प्रॉफिट बताओ भैया जो बिल्कुल सही वाला हो, ये बढ़े हुए प्रॉफिट हमको मत बताओ, इनमें तो गलतियाँ हैं, तो हम ये माइनस कर देते हैं और एक और चीज़ माइनस होगी। तो कुल मिलाकर इस तरह से ये फॉर्मूला मतलब जितना जल्दी लर्न कर लो तो उतना बढ़िया है, क्योंकि फिर हमें पता लगते हैं एक तरह से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो देखो कहानी का क्रक्स ये है कि बहुत सारे मिलावट हो सकते हैं प्रॉफिट के अंदर, जिनको या तो आपको ऐड बैक करना पड़ता है या जिनको आपको डिडक्ट करना पड़ता है। तो जस्ट मेक श्योर एक बार अच्छे से उनको लर्न करके रखो कि किन किन गलतियों को ऐड बैक करना है, किन किन चीज़ों को डिडक्ट करना है, ताकि हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को निकाल सकें सही, है ना। अब इसमें हमने एक चीज़ जगह छोड़ी थी, वो क्या थी वो बता देता हूँ। तो देखो उसका लिंक है, जो हमने यहाँ पर एक गलती लिखी थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया था। इस गलती में इस एसेट का कभी कभी कोई डेप्रीसिएशन हो सकता है, तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि उस गलती में अगर कोई डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में गिवन है तो हम उसका डेप्रीसिएशन भी माइनस करेंगे। तो ऐसा लिख लेते हैं डेप्रीसिएशन ऑन इट, इट का मतलब है वो जो ऊपर एरर था उसका डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे। और इसी प्रकार हमने जो ये ब्लू कलर कर रहा हूँ गलती लिखी थी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब इसमें भी कोई डेप्रीसिएशन हो सकता है, क्वेश्चन हमें बताया कि है, तो इसका डेप्रीसिएशन अगर कोई होगा तो इसका डेप्रीसिएशन हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो प्लस में जो जगह छुड़वाई थी वहाँ पे आप लिख लो डेप्रीसिएशन ऑन इट। तो ये जब मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा तो ये सारे पॉइंट उसमें कवर हो जाएंगे, तो डोंट वरी एट ऑल। अभी हमारा फोकस है बच्चों एक कॉन्सेप्ट लिखने पर, तो अपने घुटनों पर ज़्यादा जोर मत देना, नहीं तो दर्द होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इट इज़ जस्ट अ कॉन्सेप्ट जिसका एप्लीकेशन हम क्वेश्चन के अंदर सीखेंगे, लेकिन सिंपल भाषा में ये समझ लो, ऐसे समझ लो, चलो नाटक कर लेते हैं कि क्वेश्चन ने हमें ये प्रॉफिट दिया है, लेकिन ये मिलावटी प्रॉफिट है, तो कुछ चीज़ें इसमें से हटानी है माइनस, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें जोड़नी है। और हमारा उद्देश्य है कि हम क्या कैलकुलेट करें, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी ये ऐसा प्रॉफिट है जो भविष्य में हम मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि ये बिल्कुल नॉर्मल प्रॉफिट है, इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है, इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, इसमें कोई उल्टा सीधा प्रॉफिट नहीं है, इसमें कोई आग वाग लग गई उसमें नुकसान हो गया, वो सब चीज़ें हमने कंसिडर नहीं करी हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रॉफिट है कि अगर बिजनेस स्मूथली चलता रहेगा तो हम ये प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अच्छा, अब इसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट बिल्डर पॉइंट्स हैं, मतलब कि रटने को तो बच्चा फॉर्मूला रट लेगा, और मैं देखो मैं तो बच्चे की नस नस से वाकिफ़ हूँ, आप में से 97% बच्चे अल्टीमेटली इवेंचुअली ये फॉर्मूला रटेंगे ही, कोई समझने में ध्यान देगा नहीं। लेकिन फिर भी जो 3% बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हाँ सर हमें तो डिटेल भी चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि भाई आखिर ये बातें हैं क्या, क्या क्या टर्म्स होती हैं, क्या क्या कहानियाँ होती हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वो आप नोट कर लो। पहला लिखना ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर्सेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों देखो ये एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इसके बारे में ना नॉलेज होनी चाहिए। देखो दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि देखो आपके पास पैसे हैं, अब आप सोचते हो कि यार मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि आपकी कंपनी है, आप एक ज्वेलरी का बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है।
अब आपके पास हैं 10 करोड़ रुपए। अब आपने सोचा यार मैं ये कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो आपने सोचा चलो यार ये पैसा मैं किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता हूँ, है ना। अब आपने अपना ये पैसा किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, निवेश कर दिया। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो किसी इस तरह से कि मान लो वो सेम आपका बिजनेस है, जैसे मान लो कि ये दूसरा बिजनेस भी कोई ज्वेलरी का ही बिजनेस है, तो आप अपने बिजनेस को अगर बढ़ावा देने के लिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्दरांस ऑफ बिजनेस, कि भाई आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, इट इज़ अ बिजनेस डिसीजन कि यार मैं अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहता हूँ। मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है, मैंने 10 करोड़ रुपए और एक और किसी ज्वेलरी बिजनेस में या उसी से रिलेटेड बिजनेस में इन्वेस्ट करें ताकि यार मेरा कारोबार और थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बढ़ जाए। तो इस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। दिस इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन मान लो आपने सोचा कि यार मेरे पास तो 10 करोड़ रुपए हैं और ये आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो। मान लो आपने सोचा चलो यार एक काम करता हूँ, एक ज़मीन खरीद के रख लेता हूँ, आपने लैंड में इन्वेस्ट कर लिया, या आपने सोचा चलो यार कहीं भी इन्वेस्ट कर दो एटसेट्रा। मतलब जिसमें बिजनेस को बढ़ावा देना आपका उद्देश्य नहीं है, आपका बस उद्देश्य है कि चलो यार पैसे थे एक्स्ट्रा और ये कहीं भी इन्वेस्ट कर दो, बदले में कुछ रिटर्न मिलता रहेगा, साल का फ्री में बैठे बैठे खाएंगे आराम से। तो बस उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज विच यू शुड नो। तो क्वेश्चन में जब हम कभी भी देखते हैं इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखा है तो वैसे हम उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं। तो इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट देन वी विल ट्रीट इट एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये इसलिए लिखवाना ज़रूरी है क्योंकि जब हम यहाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड की बात करते हैं ऊपर इस वाले पॉइंट में, तो जो भी हमें इंटरेस्ट बेसिकली ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स पर मिलता है ना, तो हम ये मानते हैं यार ये कोई मेहनत की इनकम नहीं है, ये कोई आपका मेन काम थोड़ी ना है। मान लो आप एक बिज़नेस कर रहे हो और आपने एक ज़मीन खरीद के रख ली, वहाँ से हर महीने आपको किराया आ रहा है, तो ये कोई मेन बिजनेस नहीं है, ये तो आपकी एक अदर इनकम हो गई। तो इस तरह की इनकम को हम गुडविल में, प्रॉफिट में कंसिडर देखो नहीं करते, इसीलिए माइनस कर रखा है। हम कहते हैं छी छी ये तो गंदी इनकम है, छी ये नहीं मानेंगे हम, तो ये हटा देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, तो ये होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है कि भाई स्टॉक एंड रिलेशन विद प्रॉफिट। तो देखो स्टॉक का रिलेशन क्या है प्रॉफिट के साथ, वो हमें पता होना चाहिए। अगर कभी भी ओपनिंग स्टॉक है ना ओवर वैल्यू है, यानी आपने ज़्यादा लिख रखा है, तो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स वो कम आ रहे होंगे, ये समझ लो, ये एक एरर है। तो अगर हमने ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा लिख रखा है तो इसका मतलब हमारे प्रॉफिट्स कम आ रहे होंगे, विच इज़ एन एरर। तो देयरफॉर हम क्या करते हैं, इसीलिए प्रॉफिट को वापस बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए अगर आप फॉर्मूले में देखोगे हम इस गलती को प्रॉफिट में जोड़ देते हैं, ऐड बैक कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें गलत प्रॉफिट देगा जो ऑलरेडी कम है, बट वी वांट यार हमको तो सही प्रॉफिट चाहिए। तो इसीलिए आप देखोगे ओपनिंग स्टॉक का जो ओवर वैल्यूएशन था, देखो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ऐड बैक कर रहे हैं। देखो लिखा है ना, प्लस करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि इस गलती की वजह से प्रॉफिट कम आ रहा होता है। तो ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब इसी से ना आप सारे रिलेशन निकाल सकते हो। अब जैसे मान लो ओपनिंग स्टॉक की जगह अगर मैं कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक, तो मान लो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है, तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होने का मतलब होता है कि एक तरह से हमारे प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर हम मानते हैं कि यार ये तो गलत है, तो हम इसीलिए प्रॉफिट को कम कर देते हैं। तो आप इसीलिए फॉर्मूले में ऊपर देखना, हम इसको क्या करते हैं, डिडक्ट कर रहे होते हैं। तो ये बात थोड़ी सी रिलेशन वाइज पता होनी चाहिए। वैसे तो मुझे पता है फॉर्मूला आप रट लेते हो, लेकिन पता होना चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा लिखने का मतलब होता है प्रॉफिट कम आ रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिखने का मतलब है प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करते हैं। और इसी को अगर उल्टा कर दोगे तो मान लो इसी का उल्टा वाइस वर्सा, मतलब इसका रिवर्स कर दोगे कि ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है
तो फिर हमारा ट्रीटमेंट भी रिवर्स हो जाएगा, तो इसीलिए उसको हम डिडक्ट कर देते हैं, है ना। तो वो तो ऑब्वियस रीज़न हो गया कि भाई फिर हम हटा देते हैं। ऐसी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू की जगह अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू लिखा होगा तो फिर हम उसको ऑब्वियसली उल्टा कर देंगे, तो उसको हम ऐड बैक कर देते हैं। तो बेसिकली स्टॉक का प्रॉफिट पर जो प्रभाव होता है हमें बस वो पता होना चाहिए। तो वैसे तो फॉर्मूले में भी लिखवा दिया, लेकिन यहाँ पर अलग से लिखवा दिया, तो इससे थोड़ा सा आपको क्या है कि क्लैरिटी रहेगी कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो ये स्टॉक और प्रॉफिट वाली बात जो होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें एक ऐसा ट्रिकी पॉइंट है स्टॉक को लेकर, ऐसा ट्रिकी पॉइंट है जो आप अलग से ही मेंशन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको बताता हूँ कि वो क्या है। अब इस पॉइंट में क्या होता है, क्वेश्चन हमें कभी कभी क्या बोलता है कि मैं आपको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बारे में बता रहा हूँ। तो हम कहते हैं ठीक है बताओ। तो वो कहता है कि 2024-25 में हमारे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक था। हम कहते हैं चलो ठीक है भाई था, है ना। साल के आखिरी दिन जो स्टॉक होता है हम उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। और वो ये कह देता है कि मान लो आपने इसको गलती से ओवर वैल्यू कर रखा है। तो बच्चा कहता है ठीक है, मुझे इसका ट्रीटमेंट भी पता है कि क्या है। लेकिन मेरा जो ट्रिकी पॉइंट है वो इसमें क्या है, वो आप ध्यान से सुनना, फिर नोट कर लेना। अगर किसी भी साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि वो क्लोजिंग स्टॉक अपने आप माना जाएगा कि वो अगले साल का, यानी कि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात करूँगा तो यही क्लोजिंग स्टॉक जो था पिछले साल, ये इस फाइनेंशियल ईयर का आपका ओपनिंग स्टॉक भी तो होगा ना। तो ये बात थोड़ी सी रेलिवेंट है, ये हमें ध्यान रखनी है कि एक तरह से अगर आप इसको ये समझो कि आप 31 मार्च 2025 वाले दिन अपनी दुकान बंद करके निकले और आपकी दुकान पर ये 3 डब्बे पड़े हुए थे। अब जब आप अगले दिन सुबह आओगे अपनी दुकान और 1 अप्रैल 2025 को अपनी दुकान खोलोगे, तो आपकी दुकान पर आपको यही 3 डब्बे तो मिलेंगे। तो ये 3 डब्बे जो हैं ये आपका 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का एक तरह से कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है। तो आपको मतलब ये बात का ध्यान रखना होता है कि कई बार ये बहुत ही CBSE ट्रिकी क्वेश्चन के अंदर चालाकी करता है। तो किसी भी साल का मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 ईयर, ये ध्यान रखना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 ईयर इज ऑल्सो द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। मतलब इसको क्रिटिकली सोच के एनालाइज करके नोट डाउन करना कि आप 31 मार्च को जो भी दुकान पर सामान छोड़ के रात को घर जाओगे और अगले दिन आकर सुबह दुकान खोलोगे 1 अप्रैल को, तो वही तो सामान आपको दुकान में मिलेगा ना जो आपने रात को छोड़ा था। तो किसी भी वर्ष का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले वर्ष का तुरंत ओपनिंग स्टॉक भी होगा ही होगा, ये बात माननी है। तो बेसिकली ये कभी कभी पॉइंट क्वेश्चन में यूज़ होता है, लेकिन कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो भूल जाते हैं, तो आप मत भूलना। चलो, तो ये जो विशाल काय 20 मिनट का डिस्कशन था मेरे प्यारे बच्चों, ये सिर्फ पता है किस चीज़ को लेकर था कि हमने जो ये प्रॉफिट्स पर डिस्कशन करे थे, ये जो प्रॉफिट्स थे ये मिलावटी प्रॉफिट्स हो सकते हैं और हमें इन प्रॉफिट्स को बेसिकली शुद्ध करके फिर अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो ये था प्रॉफिट का डिस्कशन। अब मैं आपको ले चलता हूँ हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 2 यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड पर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम एक नए पेज पर हेडिंग डालते हैं और नए पेज पे हेडिंग लिखते हैं नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती। सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं, पहले आपको हल्का सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो, मान लो 4 फर्म्स हैं, पहली फर्म भी 10,000 रुपये कमाती है, दूसरी फर्म भी 10,000 रुपये कमाती है, तीसरी फर्म भी 10,000 रुपये कमाती है। इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल मतलब साधारण, जो हर कोई कमा रहा है। अब आप अगर 12,000 रुपये कमा रहे हो तो इसका मतलब है कि बाकी लोग तो 10,000 कमा रहे थे, लेकिन आप उन बाकी लोगों की अपेक्षा में
उनसे 2,000 रुपये फालतू कमा रहे हो। बस इस 2,000 रुपये जो एक्स्ट्रा को जो आप कमा रहे हो, इसको सुपर नाम दे दिया भाई। सुपर, सुपर का मतलब होता है नॉर्मल से एक्स्ट्रा। तो आप अगर 12,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो और बाकी सब 10,000 कमाते हैं, तो आपके एक्स्ट्रा 2,000 को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो ये मेथड का नाम होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें हम कैसे काम करते हैं लिखते हैं, आइए। तो आप लिखो स्टेप 1। सबसे पहले हम इसमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एक मैथमेटिकल टर्म है जिसका मतलब है कि साल की स्टार्टिंग की आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, यानी ओपनिंग, और साल की एंड की 31 मार्च की कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, यानी क्लोजिंग। तो ऑब्वियसली अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो हम दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन इसमें बिगर क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका हिंदी में तो मतलब होता है पूंजी निवेशित, मतलब आपने कितनी पूंजी बिजनेस में लगा रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है लायबिलिटी अप्रोच, उसमें आपको सिंपल क्या करना है, पार्टनर के जो भी कैपिटल्स हैं और जो भी रिजर्व्स हैं वो जोड़ने। और एक होता है एसेट अप्रोच। एसेट अप्रोच में क्या होता है कि जो भी पार्टनर के टोटल एसेट्स हैं पूरे बिजनेस के, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज़ जो हैं वो माइनस करनी है। तो हम दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से ये निकाल सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आता है। लेकिन इसमें एक बड़ी ही स्पेशल चीज़ याद रखनी है कि कैपिटल एम्प्लॉयड जब हम निकालते हैं तो आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, आंसर तो दोनों से सेम आता है। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालते समय चाहे किसी भी फॉर्मूले से निकालो, 3 गंदी चीज़ों को हमें माइनस मतलब हटाना पड़ता है, हम उसको कंसिडर नहीं करते। 3 गंदी चीज़ें क्या हैं? एक गंदी चीज़ जो थोड़ी देर पहले बताई थी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मानते हैं यार ये कोई कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं होना चाहिए, तो हमने ऐसे ही एवं ही अपने पैसे को कहीं भी निवेश कर दिया, इसे को हटाओ। इसी तरह बिजनेस में फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं जो आपने शायद 11th क्लास में पढ़े हों, ये एक इमेजिनरी एसेट्स होते हैं। दीज आर द लॉसेस विच आर येट टू बी रिटर्न ऑफ, जिसको बोलते हैं। तो ये भी बिजनेस में हमारे लिए कूड़ा करकट है, बेकार है, ये कोई असली एसेट नहीं है, इसको हटाओ। और कभी कभी हमारे पास बैलेंस शीट में पहले से ही कोई गुडविल भी होती है जिसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, तो ये भी हम मानते हैं बेकार है, तो पुरानी गुडविल है, इसको हटाओ, हम तो नई गुडविल निकालेंगे। तो 3 गंदी चीज़ों को हमें माइनस करना पड़ता है, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। तो दिस इज स्टेप 1 कि हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें। अब क्या होता है कि जब आप बिजनेस में कोई भी कैपिटल एम्प्लॉय करते हो, है ना, तो आपने मान लो बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, तो उसको बोल दिया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम चाहते हैं कि हम उसमें 10% रिटर्न कमाएं, तो 10% रिटर्न को बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मैथमेटिक्स बन जाती है 10/100। तो फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करो कि आपने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं और आप 10% उस पर रिटर्न कमाते हो, तो इसका मतलब आप कितने रुपए कमाते हो, या हर कोई कितने रुपए कमाता है, 1 लाख रुपए। तो जो हर कोई कमा रहा है, नॉर्मली हर कोई कमा रहा है, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। जो हमारे एग्जाम्पल में था ना 10 रुपये, कि भाई हर कोई कितने रुपए कमा रहा है, 10 रुपये कमा रहा है। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट जो है आपको निकालना पड़ता है। इसको हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। उसके बाद हम निकालते हैं कि हम कितने रुपए कमा रहे हैं, हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये कैसे निकालना है, तो इसमें तो बस लिख लो डिस्कस्ड, वो हम पुराने मेथड में सीख ही चुके। और फिर हम ये निकाल लेते हैं कि हम एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं। एक्स्ट्रा को बताया था ना क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे पता चलता है, हम एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं कैसे पता चलता है, हम अपने एवरेज प्रॉफिट में से, यानी जो हमारा था 12,000, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट जो था 10,000, अगर वो आप माइनस कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार मैं तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। उस 2,000 को बस बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। बस फिर हमारी गुडविल आ जाती है, क्योंकि गुडविल का फॉर्मूला वही है जो आपने पहले भी पढ़ा है,
इस बार बस हम सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने नंबर ऑफ ईयर परचेज को। तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में तो बस आपको ये छोटे से स्टेप्स लगाने हैं, बाकी इसमें और कोई भी कहानी होती नहीं है। नंबर ऑफ ईयर परचेज भी हमें हमेशा गिवन होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमें हमेशा गिवन होगा, और एवरेज प्रॉफिट तो हमें आते ही है निकालना बस। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना इसमें मेन काम होता है, उसका आप फॉर्मूला लगाओगे, कोई भी फॉर्मूले से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। तो इस पे बस आर का सिंबल बना लेता हूँ। अब आज का एक ही होमवर्क दे देता हूँ कमेंट का, 30th मिनट 30th सेकेंड पर टाइम स्टैम्प डाल के कैपिटल एम्प्लॉयड का एक बार फॉर्मूला ही कमेंट में लिख लो। थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी लेकिन याद हो जाएगा, और मैं भी समझ जाऊंगा आपने वीडियो यहाँ तक अच्छे से देखी बस। तो इसमें तो कैपिटल एम्प्लॉयड याद कर लो, काम खत्म। उसके बाद है अपना थर्ड और आखिरी मेथड, इसका कॉन्सेप्ट लिखते हैं, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब है कि भैया इसमें हम नंबर ऑफ ईयर परचेज की कोई नीड ही नहीं समझते। तो ये आप ब्रैकेट में लिख लो, नो नीड ऑफ NYP। तो इसमें बच्चों दो सब तरीके होते हैं, दो मेथड्स होते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज की ज़रूरत नहीं है। तो एक को बोलते हैं हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो देखो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम यही मेथड यूज़ करेंगे। इस मेथड का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, और अच्छी बात यह है कि इसमें जितनी भी टर्म्स यूज़ होती हैं वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, पहले ही लिख लिए हैं। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है, देखो गुडविल निकालने का इसका बहुत ही सिंपल और सरल फॉर्मूला होता है। हम निकालते हैं सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू। सर ये क्या होती है अभी बताता हूँ, और उसमें से माइनस कर लेते हैं नेट एसेट्स। तो सर ये क्या होता है अभी बताता हूँ। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू किसे कहते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि आपको ये निकालना है एक तरह से कि अगर मुझे पता है कि मेरा प्रॉफिट क्या है, और मैं ये जानता हूँ कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री में कितना है, हर व्यक्ति मान लो 10% प्रॉफिट कमाता है, और मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। मान लो ऐसे सोचो फॉर एग्जांपल कि मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, और आपको ये पता है कि आप इंडस्ट्री में 10% रिटर्न कमाते हो, तो जो भी आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे आपको उस पर 10% रिटर्न मिलेगा, और आप 10% जो कमाना चाहते हो वो है 1 लाख रुपए। तो कोई अगर आपसे ये पूछे कि आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो आप अगर 10% रिटर्न कमाना चाहते हो, आप वो रिटर्न 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, तो कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करोगे बिजनेस में। तो जिनकी मैथ्स अच्छी है वो तो सीधा कह देगा सर 10 लाख कर दो। अगर बिजनेस में 10 लाख रुपए कैपिटल लगाऊंगा तो 10% रिटर्न निकाल लो, देखो 1 लाख प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं है वो कैसे निकालेगा 10 लाख, उनके लिए फॉर्मूला लिखवा लेते हैं, आ जाओ बादल के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम अपने एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो अगर आप 1 लाख रुपए को मल्टीप्लाई करोगे 100 अपॉन 10 से तो 10 लाख आ जाएगा। तो जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है उनके लिए हम लोग ये फॉर्मूला ही लिखवा देते हैं, नहीं तो जिनकी मैथ्स अच्छी है वो तो दिमाग में ही निकाल लेते हैं। अच्छा, और सर नेट एसेट्स क्या होता है, तो नेट एसेट्स में बस आप यही लिख लो, नेट एसेट्स का फॉर्मूला जो है वो आपको सेम ही यूज़ करना है जो कैपिटल एम्प्लॉयड का होता है। चलो तो ये अच्छी बात है, बस हाँ इस फॉर्मूले में शब्द का नाम अलग है, बोलते इसको नेट एसेट्स है ना, लेकिन फॉर्मूला सेम ही है। तो आप मन में कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, लेकिन फॉर्मूले को यूज़ करते समय देखो नेट एसेट्स ही लिखना मेरे भाइयों। ऐसा नहीं कि चीता बना करा वहाँ पे लिखना नेट एसेट्स ही, मन में फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड सोच लेना, बस ये है। तो आ गई गुडविल, कोई नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं, कोई और ड्रामा नहीं, एक स्टेप में गुडविल आ गई। तो ये तो हो गया ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और बी दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें हम कुछ भी नहीं करते, इसमें जो हमने कैपिटलाइजेशन करा था एवरेज प्रॉफिट का जैसे, बस उसी तरह अब सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर देते हैं। तो इसमें गुडविल कैसे निकालते हैं हम,
सुपर प्रॉफिट जो भी है हमारा उसको मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बस। अच्छा, एक कभी कभी ट्रिक पॉइंट हो जाता है, अगर सुपर प्रॉफिट ही नेगेटिव हो, मान लो अगर सुपर प्रॉफिट कभी नेगेटिव हो तो माना जाता है कि फर्म की कोई गुडविल नहीं है, बस। तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन वाला मेथड तो बहुत ही आसान है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट एक ही छोटा सा फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR, बस ये कॉन्सेप्ट होता है। तो चैप्टर नंबर 2 आपका बहुत ही छोटा है। अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट की तो देखो पूरा कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया। एक बार जल्दी से अगर ओवरव्यू दिखाऊं तो बस 3 ही मेथड्स हैं जिनमें आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं और थोड़ा सा बस ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का फॉर्मूला मेन फोकस करना है। तो क्या है, देखो 3 मेथड, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन, बस 3 मेथड्स हैं। तो अब आपका एक ही होमवर्क है कि भैया अच्छे से, बहुत अच्छे से इन सारे फॉर्मूलों को लर्न करके बैठना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपको पता ही है, मेगा लेक्चर होने वाला है, 2 घंटे का, सारे क्वेश्चन जिसमें करेंगे धूम धड़ाके के साथ। लेकिन क्वेश्चन समझ में आए, फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझ में आए, उसके लिए ज़रूरी है कि सारे फॉर्मूले लर्न कर लेना, ठीक है ना, और नोट्स अच्छे से ही बना लेना ताकि सारा कॉन्सेप्ट मेंटेन रहे। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगा, तब तक वीडियो शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ शेयर कर नहीं रहे हैं, और अगर आप शेयर नहीं करोगे तो सोच लो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका रिस्क हो जाएगा। और चैनल से जुड़ जाओ ताकि कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना हो। चलो, बाय बाय।